मेरे जो नाना थे वो पहले मुस्लिम मेंबर थे इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली के 1946 में। अच्छा। और कायदे आज़म के साथी थे। एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो फिर थोड़ा सा अपनी ओपिनियंस को भी लगाम देना पड़ता है। कि मेरे हस्बैंड कहते थे तुम मुझे ज़रूर मुश्किल में डालोगी। सही है। बड़ी लंबी तकरीबन 30-35 साल की एजुकेशन में। लेकिन आपको पता है कि हमारी पार्टी जो है उन्होंने आज तक एजुकेशन के हवाले से कोई काम मुझसे नहीं लिया। अच्छा। आपका एजुकेशनल कैरियर जो है वो खान साहब के सियासी कैरियर बराबर है। 22 साल वो। अब आप देख। नवाज शरीफ आपके दूर के कज़न हैं। हाँ। कितनी दूर? तुम मरवाओगे मुझे। करण अर्जुन की माँ किन के आने की नवीद सुनाती हैं? अरशद नदीम और तला। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवालनामा और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा कारदार साहिबा, जो कि मेंबर हैं सूबाई असम्बली की और तकरीबन 8 साल तक PTI की तर्जमानी भी करती रही। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाई। जी बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का ज़ैन। जी मैडम, एक चीज़ मैं नाज़रीन को पहले बता दूं कि मैडम पिछले दिनों अमेरिका गई थी, तो मैडम से कमिटमेंट थी और मैडम ने आते सार ही मैसेज किया मुझे, जो कि मुझे बहुत नया लगा क्योंकि MPs काफ़ी वो क्या कहते हैं टूपा टापी में रहते हैं ना, तो वो इतना तो ध्यान नहीं रहता। फिर आपको याद रहा, इसके लिए नहीं ज़ैन, तुमने देखो यू वर वेरी रिस्पेक्टफुल और तुमने बड़े एक अच्छे अंदाज में मुझे इनवाइट किया था। और उस दिन मैं जा रही थी और बैक टू बैक मेरी बहुत सारी मीटिंग्स थी। तो मुझे फ़ील भी हुआ कि भाई मुझे नो करनी पड़ रही है तुम्हें, तो इसलिए मैं अपनी जो कमिटमेंट्स हैं ना वो पूरी रखती हूँ। आते साथ ही सबसे पहले मैंने फिर तुम्हें कहा कि भाई तुम्हारा टाइम है। जी बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम सवालनामे का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें अपने तालीमी सफ़र के बारे में थोड़ा बताएं कि कहाँ से आपका तालीमी सफ़र शुरू हुआ और कहाँ तक आप पढ़े। तालीमी सफ़र मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरे बड़े भाई हैं वो मुझसे तकरीबन 2-2.5 साल बड़े हैं। अच्छा। मेरा और उनका थ्रू आउट माई लाइफ बचपन से ले के अपने यूनिवर्सिटी लेवल तक मुकाबला रहा। अच्छा। और वो हमेशा ये कहते थे, हम दोनों अपने क्लास में टॉप करते थे और वो कहते थे क्या वजह है तुम हर दफ़ा मुझे 2-4 नंबरों से बीट कर देती हो। अच्छा। तो ये बचपन से मैं इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दूंगी। उन्होंने हमारे में इन्वेस्ट किया, जो बेहतरीन स्कूल्स हैं पाकिस्तान के वहाँ उन्होंने हमें भेजा। मुझे उन्होंने मेरे फादर चूँकि आर्मी में थे तो उन्होंने कॉन्वेंट एजुकेशन शुरू में दिलवाई। उस वक़्त ये हमारे प्राइवेट स्कूल्स नहीं होते थे, अब तो बहुत हैं। फिर उसके बाद मुज़फ़्फ़राबाद उनकी पोस्टिंग हुई तो वहाँ अच्छा स्कूल नहीं था, तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी मरी वहाँ पे डाल दिया। वहाँ तकरीबन मैं फिर 6 साल रही और वहाँ से मैंने सीनियर केम्ब्रिज किया और वहाँ पे भी टॉप किया। वहाँ पे करने के बाद फिर मैं लाहौर आई। लाहौर में मुझे बड़ा शौक़ था, मैं बहुत आर्टिस्टिक होती थी एंड आई वांटेड कि मुझे ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मुझे दाखिला मिले। गई मैं वहाँ पे, मुझे दाखिला भी मिल गया। मिलने के बाद मेरी मदर को पता नहीं किसने पट्टी पढ़ाई, उन्होंने कहा कि नहीं माहौल बड़ा ख़राब है वहाँ NCA का। लो जी, मेरी वालदा ने कहा नथिंग डूइंग ओवर माई डेड बॉडी, तुम्हें तो मैं वहाँ नहीं भेज रही। तो एज लक वुड हैव इट मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर मैंने लाहौर कॉलेज फॉर विमेन, उस वक्त तो कॉलेज ही था, और किनेड कॉलेज, इन दोनों में मैंने जाके एडमिशन टेस्ट दिए। लाहौर कॉलेज का मुझे एनवायरनमेंट पसंद नहीं आई उस वक्त। ज़ाहिर है मैं एक कॉन्वेंट से मरी से आई हुई थी। किनेड जो था उसमें फ़ाइन आर्ट्स नहीं था, बट इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि किनेड इज़ द प्लेस फॉर मी, क्योंकि वहाँ मेरी कुछ फ्रेंड्स भी थी और मुझे माहौल भी वो बहुत कंपैटिबल मिला। आई एंडेड अप इन किनेड। वहाँ से मैंने जो सब्जेक्ट्स चूज़ किए वो इंग्लिश लिटरेचर और फ़िलासफ़ी, और उनमें भी टॉप किया। अच्छा। और अभी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था तो मेरी वालदा जो कि फ्यूडल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती थी, उन्होंने घंटी बजा दी। अच्छा। क्योंकि उन्होंने वो पता ये मुझे चला कि वो तो मुझे इसलिए उन्होंने बेहतरीन तालीम दिलवाई थी कि मेरी शादी अच्छी जगह हो जाए। अच्छा ठीक है। अब ये तो बाद में इंकशाफ हुआ ना। तो मुझे याद है एक गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर थे, वो मांगला में मेरे फादर पोस्टेड थे, OCCMH थे उस ज़माने में ना। तो वो आए हमारे घर एक लंच पे और सारी जो लड़कियां थी ना वो हाथ भी देखते थे। तो उन्होंने सबके हाथ देखे, एक को शादी होगी, तुम्हारे 2 बच्चे होंगे, तुमने इधर ये करोगी वो। मेरा जब हाथ देखा, मेरी बारी आई ना तो मेरी वालदा को बुलवा लिया।
अच्छा। मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा पता नहीं कौन क्या शिकायत होनी है मेरी कि वालदा को बुला लिया। मेरी वालदा को बुला के उन्होंने कहा कि देखें आपकी जो बेटी है ना उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक लाइन है। अच्छा। आप इसको बिल्कुल शादी पे मजबूर ना करना, ये जो जहाँ भी आगे ये पढ़ना चाहती है ना इसको आप उसकी इजाज़त देना, ये कहीं भी जाके कोई भी डिग्री जो है ना ये परसू करना चाहे, इसमें इतनी अल्लाह ताला ने कैपेबिलिटी। ठीक है। लो जी, मेरी वालदा ने अगले दिन जो मेरा रिश्ता था ना वो कहा जी आ जाएँ घर। अच्छा, कैंसिल किया या बुला लिया? नहीं, बुला लिया। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कहा भाई ये मैंने तो तालीम दिलवाई थी कि इसकी शादी अच्छी घराने में हो जाए। अच्छा। और मेरा भी रिजल्ट नहीं आया था तो मेरी शादी हो गई। अच्छा। मैं बड़ी सटपटाई, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकती थी। बहरहाल टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शादी होगी, मेरे हस्बैंड जो थे वो भी आर्मी में थे। और मैंने फिर अपनी जो एजुकेशन है 2 बच्चों के बाद फिर प्राइवेटली मैंने मास्टर्स किया। अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर। ठीक। और उसके बाद फिर घर बैठ गए। अब घर बैठे तो ये हुआ कि वहाँ पे जब स्टाफ कॉलेज करने मेरे हस्बैंड गए ना तो मैं अपने बच्चों के दाखिले के लिए वहाँ पे इकरा एकेडमी है वहाँ गई। तो वहाँ पे जो कमांडांट थे जनरल सफदर वो बैठे हुए थे। उनसे जब मैंने 2-4 बातें की तो उन्होंने कहा कि वाई यू वेस्टिंग योरसेल्फ, तुम्हारी इतनी अच्छी बैकग्राउंड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, तुम आओ और हमारे साथ यहाँ पे टीचिंग में मदद करो। अच्छा। मैंने कहा भाई ये टीचिंग वीचिंग का मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं तो सियासत का शौक़ है। क्योंकि अब मैं तुम्हें पीछे ज़रा ले जाऊँ, मेरे जो नाना थे वो पहले मुस्लिम मेंबर थे इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली के 1946 में। अच्छा। और कायदे आज़म के साथी थे। उसके बाद जो अम्मी के जो चचा थे वो पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। अच्छा। पाकिस्तान बनने के बाद। ठीक है। तो हमारी जो एक सियासी एक बैकग्राउंड है वो फैमिली में है। फिर एक मेरे आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं आगे चलती जाऊं तो मेरे एक मामू थे, वो पीपल्स पार्टी में मिनिस्टर थे रेलवेज़ के, मियां अताउल्लाह। अच्छा। तो मियां शुजाउर रहमान मेयर थे लाहौर के। अच्छा। वो भी मेरे अम्मी के फर्स्ट कज़न थे। तो हमारे ही फैमिली में बहुत सियासी रंग था और मुझे बड़ा शौक था इस चीज़ का। फौज में शादी होगी तो पता चला कि सियासी गुफ्तगू तो करना बैंड है। अच्छा। यस, नो। बहुत मुश्किल में ज़िंदगी गुजरी। ठीक है। बहरहाल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो फिर थोड़ा सा अपनी ओपिनियंस को भी लगाम देना पड़ता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते थे तुम मुझे ज़रूर मुश्किल में डालोगी। सही है। क्योंकि मेरी ग्रूमिंग ऐसी थी कि आई वॉज कॉन्फिडेंट। तो एजुकेशन एक ऐसी फील्ड थी जहाँ पे मुझे कोई रोक टोक नहीं थी। सही है। और मैंने फिर, आप हैरान होंगे कि मैं प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट हूँ। अच्छा। मेरा 35 साल का तजर्बा है एजुकेशन में। अच्छा। मैंने शुरू तो इकरा एकेडमी से किया था, फिर उसके बाद पीएफ कॉलेज में पढ़ाया। अच्छा। उसके बाद मैंने बीकन हाउस ज्वाइन किया। बीकन हाउस में मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बनी। अच्छा। और काफ़ी साल मैंने इनकी 2-3 ब्रांचेस में को हेड भी किया। फिर इवेंचुअली मैं आ गई 2 प्राइवेट कॉलेजेस में प्रिंसिपल रही, लेकिन फिर इवेंचुअली मैंने लाहौर ग्रामर ज्वाइन किया जब मेरे हस्बैंड अर्ली रिटायरमेंट लेके लाहौर आए। ठीक है। और लाहौर ग्रामर में मैं 22 साल एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रही। अच्छा। 22 साल। तो मेरी बड़ी लंबी तकरीबन 30-35 साल की एजुकेशन में। लेकिन आपको पता है कि हमारी पार्टी जो है उन्होंने आज तक एजुकेशन के हवाले से कोई काम मुझसे नहीं लिया। अच्छा। आपका एजुकेशनल कैरियर जो है वो खान साहब के सियासी कैरियर बराबर है। 22 साल वो। अब आप देख। ठीक है। ये नहीं आप सोचें कि मुझे जब मैं MPA बनी हूँ तब मैंने अपनी जॉब छोड़ी है लाहौर ग्रामर से, क्योंकि फिर टाइमिंग्स बहुत क्लैश होते थे। फिर मैं 2 चीज़ें जो है उनको मैं नहीं कोऑर्डिनेट कर सकती थी इकट्ठे ना। तो स्टूडेंट्स का लॉस होता था, फिर मेरा असेंबली की का बिज़नेस का लॉस होता था। तो फिर उस वक्त मैंने फिर PTI में किस तरह से आए? और सियासत में तो चलो आपका रुझान था, आप सियासत में आ गए, फिर PTI का ख्याल कहाँ से आया? और फिर इस कदर आपको प्रोमिनेंट हुई PTI में कि MPA एज एन MPA उन्होंने आपको रिजर्व सीट पर लाए, तो ये क्या था सारा मामला? देखिए, व्हाट मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। सियासत में तो मैं बहुत पहले आ गई थी। अच्छा। मैं 2 दफ़ा, आपको शायद पता ना हो, मैं काउंसलर भी रह चुकी। जी जी मुझे पता है। अच्छा। हाँ, आपने बड़ी इंफॉर्मेशन ली।
मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसलर थी जब एजाज डियाल होते थे हमारे चेयरमैन। उस वक़्त हुआ यूँ कि मेरे हस्बैंड ने जब अर्ली रिटायरमेंट ले ली, हम लाहौर आके सेटल हो गए मॉडल टाउन में, तो यहाँ पे फिर हमने ग्रास रूट लेवल से सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। पहले तो मॉडल टाउन सोसाइटी जो थी उसको रिस्टोर करवाया सड़कों पे निकल के। अच्छा। ये बड़ी काविश थी हम लोगों की। सही है। फिर उस मॉडल टाउन के एरिया से जो भी MNA MPA थे उनके साथ हमने उनकी इलेक्शन कैंपेन्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ठीक है। उस ज़माने में शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर होते थे, तो मैं उनके साथ फिर नॉमिनेट होके तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसलर बनी। फिर लोकल गवर्नमेंट में भी मैं एक दफ़ा काउंसलर आई। एज लक वुड हैबिट जब शरीफ जब चले गए सऊदी अरेबिया तो फिर हम लोगों ने क्यू लीग ज्वाइन कर ली थी। हमने क्यू लीग ज्वाइन की थी और मैं मोनस सुलाई की कोऑर्डिनेटर थी PP 159 में, जो अब PP 159 में, उस वक्त 152 होता था। मैं इनकी कोऑर्डिनेटर थी और इनकी वाइस प्रेसिडेंट भी थी विमेंस विंग में। अच्छा। तो इनके साथ मैंने बहुत काम किया और उस वक्त भी रिज़र्व लिस्ट में मेरा नाम था काफ लीग की तरफ से। जी। अच्छा। लेकिन आपको पता है किस्मत की बात होती है, जब अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा होता है तो वो प्रायोरिटी वाइज उनकी उतनी सीटें नहीं आई। काफ लीग की उतनी सीटें? जी, उतनी सीटें भी, वो मुशर्रफ का वो सिलसिला चल रहा था सारा, तो वो फिर उसके बाद ये हुमायूं अख्तर है। मैंने बैक सीट थोड़ी सी डिसहार्टन हो गई थोड़ा, क्योंकि मैं बड़ी श्योर थी कि वह हो जाएगा। हाँ जी। तो हुमायूं अख्तर साहब जो थे ना, उन्होंने फिर मुझे बुला के अपने साथ अटैच किया। कुछ अरसे के लिए उन्होंने मुझे मीडिया सेल का अपना इंचार्ज बनाया। वो क्यू लीग का वो उस वक़्त मेरे ख्याल में फॉरवर्ड ब्लॉक एक बन गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक बना, बिल्कुल। बहरहाल मैंने थोड़ा बहुत उनके साथ काम किया, लेकिन आई रियलाइज्ड कि ये कुछ मामला जो है ना, अब मेरी मोटिवेशन काफ़ी, मैंने कहा एक कॉज के लिए आपको काम करना चाहिए, ये इस तरह से बात नहीं बन रही है। तो अब आपका सवाल, PTI में आप कैसे आ गए? PTI में आए हुए मुझे अब तकरीबन 9 से 10 साल हो गए, 10 साल बल्कि हो गए जी। और कौन था मुझे लाने वाला? मेरे स्टूडेंट्स। अच्छा जनाब, अब मेरे स्टूडेंट्स मुझे देखते थे कि ये हमारी मैम तो हैं सियासी, और इनकी मुझे मतलब उनको पता था कि मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, तो वो मुझे कहते थे कि नहीं मैम, आप गलत पार्टी के साथ हैं, आप इमरान खान को ज्वाइन करें। वो अब इमरान खान उनके लिए आइकॉन थे, सेंसेशन। तो मैंने कहा नहीं, देखो मैं कोई स्टार स्ट्रक नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं बगैर मिले किसी से मैं जाके उनको ज्वाइन कर लूँ। मेरी अगर कभी खान साहब से मुलाकात हुई तो ठीक है, अगर कोई इस तरह से बातचीत हुई तो फिर मैं कंसिडर करूँगी। अब एज लक वुड हैव इट, इनामुल्लाह नियाज़ी इनके कज़न हैं खान साहब के, वो उनसे मेरी जान पहचान थी। तो मैंने ऐसे ही पासिंग में जब ये बात की कि इस तरह से मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं, तो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ बनी गाला। अच्छा। वो मुझे ले गए बनी गाला। हाँ साहब, खैर हम उनके ड्राइंग रूम में बैठे, वहाँ पे नईमुल हक साहब भी थे। अच्छा। आयला मलिक भी हमारे साथ थी। ठीक है। तो खान साहब जॉगिंग पे गए हुए थे और जनाब को 15-20 मिनट बाद खूब जॉगिंग में पसीने में नहाए हुए हफ़े गफ़े अंदर आए जॉगिंग करते हुए। तो वहाँ नईमुल हक ने साहब ने मेरी इंट्रोडक्शन कराई। तो मैंने कहा जी खान साहब, मुझे तो मेरे स्टूडेंट्स ने आपको तक भेजा है और वो कहते हैं कि आपने ना सिर्फ हम बल्कि हमारे पेरेंट्स को भी कन्विंस करना है कि खान साहब के लिए आप वोट करें। ठीक है। तो ज़ोर से हंसे, कहते हैं हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे भी यही कहते हैं। अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप आएँ और हमें ज्वाइन करें। ठीक है। बस जी जैन वो दिन था। फिर मैंने सोचा कि बंदा बड़ा खरा लग रहा है, कोई इसमें वो आर्टिफिशियलिटी नहीं है, कोई एयर्स एंड ग्रेसेस नहीं है जिस तरह हमको पता है हो जाते हैं लोगों में। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं PTI ज्वाइन करूँगी। और उसके बाद फिर आपको पता है बहुत वो एक स्ट्रगल का पीरियड था हमारा, और मैं बड़ी एक पैशनेट इंसान हूँ। मैं कहती हूँ कि जो भी आपने करना है लाइफ में वो एक पैशनेट तरीके से आप करें, पूरा अपना आप उसको जो तन मन धन से उसको आप करें। और अगर फिर देखें, हमें दिस कंट्री हैज़ गिवन अस सो मच, नाउ वी हैव टू गिव बैक टू दिस कंट्री। हमारी स्ट्रगल जो है वो हमारे अपने ज़ात के लिए नहीं है, इसलिए क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। सही है। खान साहब के साथ हमने स्ट्रगल की थी, उसमें हमने सब कुछ गिव अप कर दिया था। ना घर देखा, ना बार देखा, ना सूरज देखा, ना आंधी देखी, ना तूफान देखा। वो धरने में तो 4 महीने हमारी एग्जिस्टेंस ही महदूद होके रह गई थी।
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत वहाँ पे दी। बिल्कुल इस तरह से वो लोग कहते हैं ना कि धरने से दो लोग बने, एक डीजे भट्ट और एक उस्मा कारदार। और मैं एक दफ़ा पारा में जा रही थी तो एक वो आपको पता है मीडिया, ये मीडिया का दौर है और आपको पता है, और मीडिया ने मुझे छोटी-छोटी आपकी जो आई डोंट नो क्या वजह थी पिक कर लिया, शायद ये वजह थी कि वो रोज़ देखते थे कि ये आती और यहाँ वहाँ पे खड़ी होती है और फिर सुबह ये जॉब के लिए भी पूरी रात में डेवू में सफ़र करती थी, वापस जाती थी, क्लासेस लेती थी, फिर अगले दिन फिर पहुँच जाती थी। अच्छा, ये 4 महीने मेरा काम था। मेरे स्टूडेंट्स मुझे देखते थे ना वो टीवी पे, मैम अभी हैविंग अ क्लास टुमारो, वो समझते थे क्लास कोई नहीं होनी, मैम तो वहाँ पे धरने में बैठी हुई हैं। तो वो मैम पहुँच जाती थी क्लास लेने। तो वो एक बलून वाले ने मुझे देखा पारा में, तो दूर से मुझे देखे, वो देखो मिस तब्दीली आ गई है। ठीक। फिर खान साहब के साथ बड़ी क्लोज एसोसिएशन रही। आप यकीन करो मैंने उनकी कोई सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग नहीं छोड़ी। अच्छा, मैं जाती थी इस्लामाबाद से सिर्फ हियरिंग अटेंड करने और फिर वापस आ जाती थी। ठीक है। कोई मैंने उनकी एंटी टेररिज्म कोर्ट की हियरिंग नहीं छोड़ी। सही है। कोई मैंने उनकी इलेक्शन कमीशन की हियरिंग नहीं छोड़ी। ठीक है। उनके साथ आंधी आए तूफान आए। कई दफ़ा होता था कि आई यूज्ड टू बी द ओनली वुमन, अकेली मैं खातून होती थी, बाकी इनके जो यूथ और ये आंधी तूफान में बड़ा एक किस्म से, बिकॉज यू नो व्हेन यू बिलीव इन समबडी, फिर आप ये नहीं देखते कि आप को तकलीफ़ हो रही है या आपको अपनी कोई कंफर्ट में कमी हो रही है, फिर आप फुल थ्रॉटल आगे जाते हैं। ठीक है। MPA का जब सफ़र था तो मैं, खान साहब ने मुझे हमेशा कहा था कि यू आर माई फाइटर, क्योंकि मैं, आपने देखा होगा पुलिस के बैरिकेड्स को किक्स मारते हुए, और 2 दफ़ा मैं जेल भी गई, और कोई जलसा नहीं छोड़ा, कोई प्रोटेस्ट नहीं छोड़ा, हर जगह पहुँचे, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो एबटाबाद हो, मतलब आंखें बंद करके वहाँ पे। और आप यकीन करो गाड़ी नहीं मिली तो रिक्शा नहीं मिला तो मोटरसाइकिल, साइकिल नहीं मिली तो गड्ढा नहीं मिले तो वैगन, कोई इस मतलब है कि वो तो ज़िंदगी और थी। तो जब टिकटों की बात आई तो मैंने खान साहब को कहा कि खान साहब मैंने तो रिजर्व सीट पे नहीं आना, मैंने तो इलेक्शन कंटेस्ट करनी है। ठीक है। मैंने फिर डायरेक्ट सीट के लिए अप्लाई किया, ये NA 130 में। ठीक है। और मैंने कहा कि जी मुझे तो आप टिकट दें, मैं तो इलेक्शन कंटेस्ट करें, क्योंकि मतलब मैंने कहा अब अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, PTI फेस हैं, ख़वातीन को एम्पावर करना चाहिए उनको। इलेक्शन कमीशन में भी है कि 5% सीटें जो हैं वो आपने ख़वातीन को देनी है, तो आप कंसिडर करें। आप यकीन करें 3-4 महीने खान साहब कुड नॉट डिसाइड कि टिकट किसको देना है, बिकॉज आई वॉज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। फिर इवेंचुअली चूँकि वहाँ पे शफकत महमूद साहब पहले भी एक दफ़ा जीते थे, और तो उन्होंने, खान साहब ने कहा कि तुम प्लीज़ काइंडली तुम्हें हम एडजस्ट करेंगे। अलीम खान साहब से मेरा इंटरव्यू है, उन्होंने कहा आप बहुत डिज़र्विंग है, आप उधर भी अप्लाई कर दें रिज़र्व पे। मैंने कहा अलीम खान साहब आप कहते हैं तो मैं कर दूँगी, लेकिन मैंने रिज़र्व पे आना नहीं है। अच्छा। बहरहाल उनके कहने से मैंने कर दिया। फिर सारी मेरी एक्चुअली नेशनल असेंबली में भी नाम कंसिडर हुआ। उनको पता था कौन उनका वर्कर है और उसकी कितनी खिदमात हैं और कितनी सेक्रीफाइसेस हैं पार्टी के लिए। ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़। ठीक है। पहले भी कुछ मुश्किलात आई होंगी, लेकिन जुलाई 2020 में आपकी पार्टी रुकनीयत जो है वो एकदम से मुअत्तल कर दी गई, आप तर्जमान भी थी, तो ये क्या मामला हुआ कि इतनी आप कमिटेड थी PTI की तरफ, या PTI के साथ आपकी एफिलिएशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो एकदम से मतलब बगैर उसकी कोई उस पर कोई मतलब इंक्वायरी किए बगैर एकदम से आपको वो उन्होंने रुकनीयत मुअत्तल कर दी, तो ये क्या मामला था सारा? कमिटेड थी नहीं, अब भी हूँ। हाँ जी, मतलब और PTI मेरी पार्टी है, इसके लिए आई हैव गिवन माई ब्लड एंड स्वेट। और वो आपको पता है हर पार्टी में लेग पुलिंग होती है। मेरा नाम जो था वो CM हाउस से रेकमेंड होके गया था पंजाब कैबिनेट के लिए। अच्छा। ये धमाका तब हुआ था। और ज़ाहिर है धमाका वही करते हैं जो कि कंपेटिटर्स होते हैं, जिनको ये जो परफॉर्मेंस ना मैच कर सकें, और उन्होंने फिर वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए ताकि अगले बंदे को आप नीचे खींच लें। लेकिन जब आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो आप खुद भी गिरते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अगर उन्होंने मेरे साथ ये किया तो उनके साथ भी कोई अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल मैंने अल्लाह पे सब छोड़ दिया। सब कमेटी स्कैड थी, उनको मैंने सारी प्रूफ, मैंने कहा ये देखें मेरे ख़िलाफ़ क्राइम एक हुआ है,
ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी, उसको जिसने भी रिकॉर्ड किया है मोड़ तोड़ के ऊपर नीचे करके, और उसने ये पूरे सोशल मीडिया पे दिया है। इसको आप, मेरा फॉल्स ट्विटर अकाउंट बनाया, मेरा फेसबुक पे फॉल्स अकाउंट बना के सारी उधर से मेरी तरफ से ये ट्वीट्स भी जा रही हैं और सारा कुछ हो रहा है। अब इसको FIA में, साइबर क्राइम में आप इसको रिपोर्ट करें। बस वो जो जिन्होंने मुझे मेरे ये जो जोड़ तोड़ ख़िलाफ़ कार्रवाई की, पता नहीं वो सब कमेटी स्कैट को क्या सूझी, उन्होंने जनाब उठा के तो ये फ़ैसला दे दिया ना, वो भी सोशल मीडिया पे दिया। मुझे तो कोई उसका किसी ने उसके बाद फ़ोन भी नहीं किया, मतलब कि भाई ये फ़ैसला है या ये नहीं, कुछ भी नहीं, ज़ीरो ज़िच। उस एक जो सब कमेटी स्कैड ने एक सोशल मीडिया पे एक दे दिया लेटर अपना, और उसके बाद फारिग। मैंने तो उस फिर लेटर को चैलेंज किया, मैंने अपने लॉयर के थ्रू मैंने उसको चैलेंज किया। मैंने कहा हायर अथॉरिटी को मैंने अपील किया, जो कि चेयरमैन PTI थे। मैंने कहा जी आप इसको दोबारा रिव्यू करें, मेरी पार्टी है, मैं तो इसको कभी नहीं छोड़ूंगी, मैंने खून पसीना इसको दिया हुआ है, और ये मेरे खिलाफ एक साजिश हुई है, ठीक है, इसको आप रिकन्सिडर करें। बस वो जब आप एक हायर अथॉरिटी को देते हैं तो वो जो दूसरा फैसला होता है वो तो सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंड हो गया, वो रात गई बात गई होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसके बाद और इज़्ज़त दी है। जिसे कहते हैं ना, जब आपकी नीयत साफ़ होती है, जब आपका ज़मीर साफ़ होता है, तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अल्लाह ताला भी आपको आपकी हिफाजत करते हैं। 8 साल तक आप मीडिया रिप्रेजेंटेटिव रही PTI की, आज भी हूँ। एकदम से अब गायब हुई दरमियान में से, वो क्यों? या इस तरह, अब उस तरह से आप मीडिया को उस तरह से फेस भी नहीं कर रही, या आपको मीडिया पे उस तरह से, जैसे आपने एक दफ़ा कहा भी था कि कुछ लोग जो हैं वो, जब मंसूर अली ख़ान ने आप पे प्रोग्राम किया था, आपने बताया था कि कुछ लोग बुला वो आप कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अल्टरनेट किसी और का नाम दिया कि आप उनकी जगह पे इनको बुला। देखिए, मैं हर पार्टी में लेग पुलिंग होती है, हमारी पार्टी में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है, ज़रूरत से ज़्यादा। हाँ, मैं तो आप यकीन करें, मैं जिस दिन से मैंने PTI ज्वाइन की है ना, कोई ना कोई टांगी खींच रहे। अच्छा, क्योंकि हालांकि मैं ये समझती हूँ कि आपको दिल बड़ा करना चाहिए, हर एक के लिए जगह होती है, हर एक की स्पेस होती है, कि इतना ज़्यादा काम करने वाला है तो आप अपने हिस्से का काम डालें, उससे अपना लोहा मनवाएं, अपनी पहचान कराएं। मुझे याद है कि शुरू में जब PTI ज्वाइन किया तो मुझे खान साहब ने कहा कि हाँ जी, मैं फिर किधर आपको एडजस्ट करूँ, तो मैंने कहा देखें, मुझे विमेंस विंग में जाने का कोई शौक़ नहीं है, मेरा जो फोटे है, पहले भी मैं मीडिया के साथ काम करती रही, तो आप मुझे मीडिया सेल भेज दें। तो खान साहब ने मेरी अपॉइंटमेंट ही पहले दिन से मीडिया में की। ठीक है। उसके बाद जब मैंने चैनल्स पे आना शुरू किया तो कुछ हमारे दोस्त जो है, हमारे मोहब्बत करने वाले लोग विद इन PTI, उनको तो एकदम से काफ़ी महसूस हुआ कि ये तो भाई बात ठीक कर लेती है, इसकी बात में वज़न भी होता है, सही है, ये तो अपना लोहा मनवा लेगी, तो हम क्या करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे उस वक्त, उस दिन से, आज से नहीं, उस दिन से उन्होंने ना ये कहानी शुरू कर दी। हर चैनल को फ़ोन करना, हर एंकर को फ़ोन करना, इसको नहीं आपने बुलाना, इसको नहीं आप, तो ख़तरा होता है ना कि अगर हम किसी रिप्लेस कर देंगे आप, हमने जब इस्टेब्लिश अगर हमारा हो गया तो फिर जाहिर है वो उनको फिर कॉल करना ही बंद हो जाए। कॉल करें ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा नहीं होता। तो बहरहाल अल्लाह का करम है, नईम उल हक साहब थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे अपना मीडिया एडवाइज़र बनाया। ठीक है। और फिर मैं पंजाब मीडिया एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर बनी। ठीक है। और मीडिया स्ट्रेटजी मीटिंग्स में खुद खान साहब ने हमारी ट्रेनिंग की, डायरेक्ट 1-to-1, और बहुत वो अप्रिशिएट करते थे जिस तरीके से हम लोग डिफेंड करते थे या जो हमारी नैरेटिव हम बिल्ड करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल कोई एक लफ्ज़ या मुझे कभी कोई किसी ने कोई मेरे ख़िलाफ़ कोई वो गिला पार्टी को नहीं आया कि इन्होंने कोई इर्रिस्पॉन्सिबल बात की है। तो जब मैंने 9 साल इर्रिस्पॉन्सिबल बात नहीं की तो अब मैंने क्यों करनी है। तो ये तो एक आपको पता है कि एक घटिया साजिश, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, उसको भी तोड़ मोड़ के पेश किया, जो पॉजिटिव को नेगेटिव करके पेश किया। अगर उसको इन्होंने उठा के तो बहरहाल
मुझे इससे तो कोई वो जो फर्क नहीं अपने पड़ा। मतलब और मैं अब भी टीवी पे आती हूँ, लेकिन वो लोग जो एंकर्स जो कि बड़े दिल गुर्दे वाले, वो मुझे बुलाते हैं। अच्छा ठीक। वो कहते हैं कि जी आप, और अब भी मैं किसको डिफेंड करती हूँ? पीटीआई को। किसको डिफेंड करती हूँ? इमरान खान को। अच्छा मैडम, आप चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी की फॉर जेंडर मेन स्ट्रीम, तो इसमें क्या वर्किंग कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप वहाँ पे चेयरपर्सन हैं, तो क्या इसके मामलात क्या हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं इन सारे मामला? अगर मैं कहूँ कि ये फाइनेंस और इस्तेहकाक कमेटी के बाद सबसे ज़्यादा फ़ाल कमेटी है। इस पोर्टफोलियो से हमने इंगेज किया है बहुत सारे हमारे इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स हैं उनको। सबसे पहले जो मैंने एक मीटिंग करवाई थी वर्ल्ड बैंक के साथ, उनकी एक कैंपेन हमने रन की थी पंजाब में, गर्ल्स लर्न विमेन अर्न। आपको पता है ख़वातीन का जो बच्चियों की जो एडोलेसेंट लड़कियां हैं, जो टीन एजर्स हैं, वहाँ पे उनकी रेशियो कम उम्री की शादी की वजह से एजुकेशन में बहुत ड्रॉप हो जाती है। तकरीबन हर दूसरी तीसरी बच्ची सेकेंडरी लेवल पे स्कूल से बाहर है। अच्छा ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू है जो हम फेस कर रहे हैं। बच्चियों की हेल्थ, उनका फ्यूचर, उसमें से जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के इश्यूज हो जाते हैं। आज भी यूनिसेफ के साथ जो था वो ये इशू डिस्कस हुआ था कि ये कम उम्री की शादी जो है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये हम अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल तारीख कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये गर्ल्स लर्न विमेन अर्न का मतलब ही ये था कि जब बच्चों को आप बच्चियों को एजुकेट करेंगे तो आगे से फिर वो कमाने के काबिल भी हो जाएंगी, आपकी फिर जीडीपी और आपकी इकॉनमी जो है वो भी बेहतर हो जाएगी। तो इसमें बहुत काविश की हमने जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म से। फिर मैंने यूएन विमेन के साथ मिलके, मुझे बल्कि ये लोग चैम्पियन कहते हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का। अच्छा। क्योंकि ये एज अ प्राइवेट मेंबर ये मैंने बिल जमा करवाया था, और फिर इसका पता ये चला कि जी वो कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर हमने लॉबिंग की। उस लॉबिंग में आप यकीन करें हमने अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के साथ मिल के हमने की, और वो तकरीबन 160 मेंबरान ने उसमें एंडोर्समेंट सिग्नेचर्स किए। फिर लॉ मिनिस्टर जब देखा उसने कहा अच्छा इसमें तो अपोजिशन भी है, तो दैट इज़ व्हेन द गवर्नमेंट ओन्ड द बिल। और वो बिल फिर डिपार्टमेंट्स को भेजा गया वेट करने के लिए, और वो काफ़ी आना भी शुरू हो गया मीडिया में, क्योंकि सिंध में तो ये ऑलरेडी एक्ट पास हो चुका है। ठीक है। और अभी फिर वो कोविड की वजह से बैक बर्नर पे चला गया, लेकिन अब फिर हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा चारा कोई नहीं है। ठीक है। हमारी 25% कम उम्री की शादियाँ हैं पंजाब में, 25%। डेली आपके पाकिस्तान में 32,000 बच्चियाँ जिनकी आप कम उम्र में फोर्स शादियाँ कर देते। ठीक है। तो इसलिए उसके खिलाफ एक मीडिया अवेयरनेस कैंपेन्स, क्योंकि लोग इसको कल्चरल और रिलीजियस इशू बना लेते हैं। किस तरह से हमने इसको एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बच्चियों के फ्यूचर के, मुल्क के इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने भेजना। तो ये सारा अच्छा। फिर उसके बाद जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के ही प्लेटफॉर्म से विमेंस पीस काउंसिल का इजरा किया। ठीक है। उसकी मैं कन्वीनर हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इज़ फेसिंग अ हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉरफेयर है हमारी। कोई भी पीस काउंसिल पाकिस्तान की देख लें, उसमें मर्द हजरात हैं सिर्फ, कोई खातून आपको नज़र नहीं आती है। हालांकि ख़वातीन तो मेन ट्रांसफॉर्म करने के लिए सोसाइटी में मेन की प्लेयर्स हैं। ठीक है। बच्चों की परवरिश, घर में बच्चे क्या, सोशल मीडिया, ये जो एक मोबाइल है आपके हाथ में, इसमें जो दुनिया की इंफॉर्मेशन है, दुनिया के तीसरे कोने से भी कोई बैठ के आपके माइंड को पोल्यूट कर रहा होता है, आपके खिलाफ जो है आपकी जो आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी को हिट कर रहा होता है, आपको डिवाइड कर रहा होता है एज ए नेशन, तखरीब कारी कर रहा होता है, आपके बच्चों के माइंड्स को जो है ना वो गलत रास्ते पे। तो इन सब को रोकने के लिए ख़वातीन की पीस काउंसिल पहली दफ़ा उसका इजरा हुआ है। उनकी पेट्रन इन चीफ जो है वो गवर्नर की हमारी वाइफ हैं, और अब हमने इसको फुल थ्रॉटल जो है इसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी जो ये 3-4 मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें हमने लॉज की जो अमेंडमेंट हमारे पास आई, जो बिज़नेस हमें हाउस से आई, वो हमने रिव्यू की, उसको फिर जो भी हमने चेंजेस थे उनको अप्रूव किया, और फिर उसको वो वापस गए। तो एक हमने विमेन समिट किया अपने जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म से। उस विमेन समिट में हमने पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, लीडरशिप क्वालिटीज़, कोविड-19 से क्या इम्पैक्ट हुआ, देखें जेंडर में सारे आते हैं, उसमें सिर्फ ख़वातीन नहीं आती हैं, उसमें ट्रांसजेंडर्स भी आते हैं, पीपल विद स्पेशल नीड्स,
इन सब को हमने इनकम्पस किया, इन सब स्टेक होल्डर्स को बिठाया। ठीक है। अब उनके लिए हम बिजनेस सेंटर्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको एक डिसेंट इनकम जनरेशन जो है उसका मौका हम फराहम कर सकें। तो बहुत कुछ हम अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। जी ठीक है जी। तो नाज़रीन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पसंदीदा। इसमें हम मैडम से इनकी मुख्तलिफ पसंदीदगी के बारे में पूछेंगे। मैडम तैयार हैं आप? अब ये डराए ना अब आप जल्दी से सवाल करें। अच्छा मैडम, पसंदीदा नाम? ताहूरा। जी? ताहूरा। तागूरा? ये मेरी हाँ, ये मेरी ग्रैंड डॉटर का नाम है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। इसका क्या मतलब मैडम? जी, इसका क्या मतलब है, मीनिंग क्या है? इसका मतलब है पाक और साफ़, जिसे कहते हैं ना, जो जन्नत में जो होता है, जो एक ड्रिंक होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। जगह? जगह जगह तो मुझे यूरोप पसंद है, और यूरोप में कुछ शहर हैं, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है। बड़ी खूबसूरत जगह हैं, बड़ी डाइवर्सिटी है। वैसे तो हमारा मुल्क भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन टूरिज्म पे थोड़ा सा काम करने वाला जो खान साहब मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ है। मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, और मैं फिर जहाँ केप टाउन बड़ा अच्छा मुझे लगा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका में। ठीक है। तो खाना? मैं सी फूड लवर हूँ। सी फूड लवर? आई लव सी फूड। अच्छा। तो अब मैं अमेरिका से अभी मैं 1 हफ़्ता पहले ही वापस आई हूँ, तो मैंने सवाए फ़िश और प्रॉन्स या लॉबस्टर्स के और कुछ नहीं खाया। अच्छा कुछ नहीं। खेल? खेल स्विमिंग। स्विमिंग आपको पसंद है? स्विमिंग मैं डेली, गर्मियों में तो तकरीबन डेली। ठीक है। और बैडमिंटन भी पसंद है। अच्छा अच्छा, ठीक। टेबल टेनिस भी थोड़ी बहुत खेली हुई है। जी। फिल्म? इट कुड बी फ्रॉम बॉलीवुड और हॉलीवुड। फिल्म्स मुझे जो है ना, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाली मूवीज़ होती हैं ना, वो बहुत पसंद है। तो जैसे कि वर्साई एक बड़ी अच्छी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के मुतालिक थी, और हेनरी VIII के मुतालिक वो जो क्रॉमवेल, एक उसके मुतालिक जो उसको जिस तरह से उसको फांसी पे चढ़ाया। अच्छा। फिर हमारी एक इंडियन मूवी है पानीपत पे। पानीपत? ये मुझे इस टाइप की हिस्टोरिकल मूवीज पसंद हैं। ठीक ठीक। यहाँ पे हमारी अब हम लोगों ने तो हिस्टोरिकल इतनी ज़्यादा बनाई नहीं है, तो अल्लाह करे हम भी इन्वेस्ट करें, कि जिना वो इंडिया ने वो कुछ गांधी भी बनाई जिना जी, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। हमें चाहिए कि हम करें सीरीज, हमें चाहिए हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कायदे आज़म के मुतालिक जिस तरह बनी थी, ठीक ठीक ठीक, उस तरह से हमें बनानी चाहिए आगे। मैडम फिल्म की बात हो रही है, आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं। ओ रियली? यस, हमने आपका गाना सुना। दुश्मन ने खबर उड़ाई है जी, ये हमने आपका सुना है गाना। तो आप गाना में सुनाएंगी कोई एक? अरे कोई भी सुना। मुझे अगर लिरिक्स हो ना मेरे सामने तो मैं कुछ भी आपको गा के बता दूंगी, लेकिन वो मुझे भूल जाते हैं, नहीं आता ही नहीं है ज़्यादा, और सियासत निकले दिमाग से तो कुछ और आए ना बीच में। हमने लिरिक्स को क्या करना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये आप PTI को कह रही हैं? वो तो मेरे साथ है। अच्छा ठीक, वो तो हमारे दिल के करीब है। अच्छा ठीक है, वो कहीं नहीं गए, वो उधर ही हैं। अच्छा, पसंदीदा एक्टर? जी, पसंदीदा एक्टर? पसंदीदा एक्टर एक तो मुझे जूलिया रॉबर्ट्स बड़ी पसंद है। जूलिया रॉबर्ट्स पसंद है आपको, ठीक है। किताब? जो बायोग्राफीज़ खान साहब की है वो बड़ी पसंद है। 3 अच्छा। उन्होंने किताबें लिखी हैं, तो मैंने बड़े शौक़ से पढ़ी हैं। और बेप्सी सिद्वा की मैं पढ़ती हूँ, और बाकी जो हैं हार्डी की किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, चार्ल्स डिकन्स की भी पढ़ी हुई हैं। अच्छा। और जेन ऑस्टन मेरी मुझे बड़ी पसंद थी। प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये इनमें से किन की थी? जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन की? जेन ऑस्टन। जी बिल्कुल, वही मैं। तो
लिटरेचर के हम स्टूडेंट्स रहे हैं तो बहुत सारी इस तरह से। मशगला, मशगला, हॉबी। हॉबी इज़ ट्रैवलिंग एंड इंटीरियर्स। मुझे इंटीरियर डेकोरेशन बड़ी पसंद है। अच्छा। और डिज़ाइनिंग बड़ा पसंद है, यू नो, डिज़ाइनिंग क्लोथ्स। ठीक है मैडम। सियासतदान, जी, सियासतदान, पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियंस में मुझे ज़ाहिर कायद आज़म सर फहरिस्त हैं हमारे, और नेल्सन मंडेला। अच्छा। उनकी मिसाल नहीं मिलती है। बिल्कुल इस तरह से स्ट्रगल। और एंजेला मर्केल अच्छा। अपनी एक छोटे से फ्लैट में अपने खुद कपड़े धोती थी, खुद खाना बनाती थी, कुछ उनके वो नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे उनमें। तो ये हमारे सामने। ठीक। मैडम प्रोफेशन, मौजूदा के अलावा अगर कोई प्रोफेशन आप चूज़ करें। प्रोफेशन, जी जी। आई वुड लाइक टू टेक ऑन अ प्रोफेशन जिसमें ट्रैवलिंग बहुत हो। अच्छा। हाँ, जिसमें ट्रैवल व्लॉगर बनना चाहिए। यूनाइटेड नेशन से मुझे बड़ा शौक था हमेशा कि मेरी कोई, या फिर कोई इस तरह से कोई इंटरनेशनल लेवल पे मेरी जॉब हो, जिसमें मेरी कंसल्टेंसी की जॉब हो, जिसमें ट्रैवलिंग बहुत इन्वॉल्व हो, बिकॉज आई थिंक दैट आई कैन कन्वे द सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान अब्रॉड। यू कैन पोर्ट्रे दैट। क्योंकि वो अल्लाह ताला ने कम्युनिकेशन की स्किल्स दी हुई हैं। ठीक। एंड मेरा एक्सपोजर बहुत है। अभी भी मैं अमेरिका गई थी तो मेरे 2-3 कांग्रेसमैन थे, उनसे बातचीत हुई, सेनेटर से मुलाकात हुई, उनसे उनका जो इमेज है पाकिस्तान का, दैट नीड्स टू बी, यू नो, तो वो उसमें हम लोग एक रोल प्ले कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हाँ या ना। इसमें जिस सवाल का जवाब हाँ होगा मैडम ना कहेंगी, जबकि जिस सवाल का जवाब ना होगा मैडम हाँ कहेंगी। मैडम तैयार हैं आप? अब क्या मुश्किल हो सकती है? अब बड़ी मुश्किल हो सकती है चलो। क्योंकि मैंने ये 2 नंबरी तो सीखी नहीं आती भी नहीं है। अच्छा, 2 में से 1 निकालें तो 1 बचता है। नहीं बचता। हाँ, इस महंगाई के दौर में कुछ नहीं बचता। मीरा जी ने आपसे अंग्रेजी सीखी। हाँ। अच्छा, आपने फिर कायम अली शाह साहब से सीखी? मेरी अंग्रेजी का भी बेड़ा गर्क कराए। आपको पता है मैं 22 साल में अंग्रेजी की टीचर रही हूँ। तो इसी वजह से मीरा जी ने भी फिर आपसे सीखी। आपने फिर कायम अली शाह साहब से सीखी होगी। हाँ। इस तरह की। अच्छा, कायम अली शाह तो वो टी-शर्ट पहन के फिरते थे, Nobody listens to me। ठीक है। क्रिकेट पाकिस्तान का कौमी खेल है। हाँ। अच्छा, लग भी यही रहा है, जिस तरह से हमने दूसरों को इग्नोर किया है ना, सब के लोग। नवाज शरीफ आपके दूर के कज़न हैं। हाँ। कितनी दूर? तुम मरवाओगे मुझे। अच्छा, मैं इस पे आपको एक कल को ये लीक करके ना तुम बागी, नहीं, इसमें मैं आपको हेडलाइन दे के ना तो ये सारे टिकर चलाओगे। नहीं, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया? नहीं, फिर शहबाज शरीफ साहब ने बनवाया होगा। तो पुट्ठे सवाल करोगे तो पुट्ठा जवाब ही आएगा ना। नहीं, वो तो ठीक। बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म हैं। हाँ। अच्छा, यही जा रहे थे ना। ये आपको आप खुश हो? ये आपको अमेरिका से पता चला होगा कि वो अगले वज़ीर आज़म। जी नहीं, अच्छा नहीं, ये मुझे तुम्हारे सेगमेंट से पता चला है। आप फैसलाबाद की वज़ीर आज़म हैं। मैं हूँ फैसलाबाद की, बाय द वे। ये तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहला बाद में। इसमें मैडम पहले सवाल का जवाब नहीं देंगी, जबकि दूसरे सवाल का जवाब वो देंगी जो पहले का था, इसी तरह से तीसरे का वो जो दूसरे का था, और इसी तरह से आगे। मैडम तैयार हैं आप? तुम तैयार हो के नहीं? ये मुश्किल हो जाएगी क्योंकि मैं अपनी मर्जी के भी जवाब दे सकती हूँ। अच्छा जी, ठीक है। ओलंपिक्स में कौन से 2 पाकिस्तानी 5वें नंबर पर आए? स्किप। अब करण अर्जुन की माँ किन के आने की नवीद सुनाती हैं? अरशद नदीम और तला। ठीक है। खुश हो? नून लीग के कौन से 2 रहनुमा लंदन से वापस नहीं आ रहे? करण अर्जुन। फिर वो कह रहे होंगे करण अर्जुन वापस आएंगे। कभी तो आएंगे। हम उनको लेके आएंगे। अच्छा, आप लेके आएंगे, ठीक है। दुनिया का तेज तरीन शख्स कौन है? इसहाक डार और नवाज शरीफ। इसहाक डार और नवाज शरीफ साहब। 2009 का वर्ल्ड कप किसने जितवाया? यूसैन बोल्ट। यूसैन बोल्ट ने दौड़ छोड़ी और पाकिस्तान को आके वर्ल्ड कप जितवाया। ये भी अच्छी। आयशा रजब अली के घर तंजीम साजी कौन करने गया? यूनुस खान। अच्छा, यूनुस खान साहब के तो खिलाफ खुद वो कह रहे हैं कि अफरीदी ने एक तंजीम साजी की।
ठीक है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तलाल चौधरी। कप्तान थे, वो नून लीग से हटे और उन्होंने कहा कि तंजीम साजी करें और उधर जाके जिताएं। अगले वज़ीर आज़म कौन है? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद वज़ीर आज़म, मतलब जो क्रिकेट जीत के लाता जाएगा कप वो वज़ीर आज़म बनता है। वो वज़ीर आज़म बनता है। ठीक है। फिर अगले सदर कौन है? इमरान खान। इमरान खान साहब अगले सदर हैं। ये कोई सदारती निज़ाम की नवीद तो नहीं है? वो भी सकता है। अच्छा, वो भी सकते हैं जी। तो मैडम बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये था आज का सवालनामा जिसमें उज़्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने बहुत मुश्किल सवालात के बहुत आसान जवाब दिए। तो अगले सवालनामे में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवालनामे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हमें नासिर।